हेलो गाइस, इस वीडियो में हम चैप्टर 1 डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर के बारे में बात करने वाले हैं और इस वीडियो में हम अच्छे से समझेंगे कि कौन कब रूलर था और किसने किसको किंग बनाया और कुछ कुछ मेन बातें और रीजंस जो थे जिसकी वजह से मुगल एम्पायर डिक्लाइन कर गया, उस रीजंस को भी समझने की कोशिश करेंगे और इसको हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि हमारे फंडे जो हैं वो क्लियर हो जाएं। ठीक है, सबसे पहले मुगल रूलर्स की बात कर लेते हैं। देखिए 1707 से 1526 से, लेकिन बेसिकली स्टार्टिंग से लेकर के 1707 तक जितने भी मुगल रूलर्स थे उनको ग्रेट मुगल्स कहा जाता था। ठीक है, और जो बाद में आए 1707 के बाद, क्योंकि वो वीक रूलर्स थे तो उनको बोला जाता था लेट मुगल्स। ठीक है, सो बाबर 1526 में इंडिया आया और बाबर का जो रूलिंग था, उनकी रूलिंग थी 1526 से 1530 तक उन्होंने राज किया। बाबर के बाद आए हुमायूं 1530 से 1556 तक। ठीक है, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर और जहांगीर का शाहजहां। ठीक है, और शाहजहां के बाद आपका औरंगजेब। जहांगीर को सलीम भी बोलते थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो बेसिकली बाबर 1526 to 1530, हुमायूं 1530 to 1556, अकबर 1556 to 1605, जहांगीर 1605 to 1627, शाहजहां 1628 to 1658, औरंगजेब 1659 to 1707। ठीक है, ये हमने बात कर ली ग्रेट मुगल्स की। अब बात कर लेते हैं लेट मुगल्स की या लेटर मुगल्स की। बहादुर शाह 1707 1712 तक। ठीक है, बहादुर शाह जो है लास्ट रूलर था। इसके बाद जो है सक्सेशन के लिए बहुत ज़्यादा लड़ाई छिड़ गई और जहांगीर शाह बना 1712 में। ठीक है, और 1713 तक रहा। और जहांगीर शाह को किसने बनवाया था? बेसिकली आपके जहांगीर शाह को आपके जुल्फिकार अली खान ने बनवाया था। ठीक है, और फारूक शियार आया सैयद ब्रदर्स की हेल्प से 1713 में और 1719 तक रहा और 1719 में सैयद ब्रदर्स ने इसको मरवा दिया था, इसकी जो है मर्डर कर दिया था। ठीक है, सो उसके फारूक शियार के बाद मोहम्मद शाह का टाइम आया। मोहम्मद शाह को भी इंस्टेट गद्दी पर जो है सैयद ब्रदर्स ने ही किया था। ठीक है, 1719 में, लेकिन 1720 में मोहम्मद शाह ने आपके निजाम की मदद से बेसिकली जो है आपके 1720 में सैयद ब्रदर्स की हत्या करवा दी। फिर मोहम्मद शाह के बाद आपके जो रूलर्स आए वो हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें बस शाह आलम का नाम याद रखने लायक है जो 1759 से 1806 था। और बाकी अहमद शाह आए 1748 से 1754 के बीच में। आलमगीर 1754 से, आलमगीर 2 है ये, 1754 से 1759 तक। ठीक है, और अकबर 2 1806 से 1837। और लास्ट जो एकदम 1857 की क्रांति के टाइम थे, बहुत नाम के बस रूलर थे, वो 1837 से 57 तक रहे। ठीक है, तो वो एज अ ब्रिटिश पेंशनर रहते थे। तो जो ये बेसिकली जो 1857 की क्रांति हुई तो उसमें बहादुर शाह 2 था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एंड दीज रूलर्स वर सक्सेसर्स ऑफ औरंगजेब विच वर टोटली वीक एंड इनकॉम्पिटेंट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातों की बात कर लेते हैं। ठीक है, और औरंगजेब की बात करते हैं पहले। और 1803 में है जो दिल्ली जो है कम्प्लीटली ब्रिटिश ने ऑक्यूपाई कर लिया था। औरंगजेब एक स्ट्रॉन्ग रूलर था। औरंगजेब के बाद जो है सक्सेशन वॉर की वजह से बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई और उसमें जो है 65 साल का बहादुर शाह फिर उसकी जीत हुई और वो जो है राजा बने। औरंगजेब के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसीज क्या थी? ही डिमोलिश टेम्पल्स एंड ब्रोक आइडल्स, ही इम्पोज जिजिया, discriminatory toll fare, okay, removal of the Hindus from government jobs, conversion through different means. Aurangzeb's religious policy resulted in weakening the entire structure of the Mughal empire. It led to several conflicts and war in the different parts of the country. Okay, so it was some facts about Aurangzeb's religious policy. अब आगे बढ़ते हैं और बहादुर शाह जफर की बात करते हैं जो 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद पावर में आए। तो इनकी जो पॉलिसी थी ये बेसिकली इन्होंने कॉम्प्रोमाइज और कॉन्साइलेशन की पॉलिसी अपनाई और हिंदू राजाओं के साथ जो है सामंजस्यता की पॉलिसी अपनाई। और जो नैरो माइंडेड पॉलिसी थी औरंगजेब की उसको जो है अबॉलिश कर दिया और टॉलरेंट एटीट्यूड अपनाया हिंदू चीफ्स और राजाज की तरफ। ठीक है, और बेसिकली जो है दो पहले स्टार्टिंग में जो आमेर में जो बेसिकली आपके राजा जयसिंह थे। ठीक है, राजा जयसिंह थे आमेर में और मारवाड़ में आपके अजीत सिंह। ठीक है,
यही राजास थे, आप इनके नाम एक बार चेक कर लीजिएगा। तो आमेर में बेसिकली आपके राजा जय सिंह थे, तो उनके साथ, और मारवाड़ में आपके जोधपुर, मारवाड़ में बेसिकली अजीत सिंह थे राजा थे, तो इनके साथ जो है इन्होंने बेसिकली स्टार्टिंग में इनको इनके यहाँ फोर्सेस भेज करके इनको अंडर कंट्रोल रखने की कोशिश की, लेकिन रेजिस्टेंस की वजह से इन्होंने अपनी, बहादुर शाह ने अपनी गलती को समझा और फिर उनके साथ जो है टॉलरेंट पॉलिसी अपनाई, और उनके जो स्टेट्स थे उनको दिए गए, और हाई मनसब और सूबेदारी की जो डिमांड थी राजा जय सिंह ऑफ आमेर और राजा अजीत सिंह ऑफ मारवाड़, तो उनकी वो बेसिकली पॉलिसी वो जो है एक्सेप्ट नहीं की गई। ठीक है, जैसा हमने देखा था कि राजा जय सिंह आमेर के साथ, और इन्होंने मारवाड़ के राजा बेसिकली अजीत सिंह, आप इसको याद रख सकते हैं एजे और एएम के हिसाब से। ठीक है, अजीत सिंह तो बेसिकली मारवाड़। ठीक है, तो ये जो राजा थे इनके साथ इन्होंने पहले इनको अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश की। ठीक है, और इन्होंने कोशिश की कि जय सिंह को बेसिकली उनके छोटे भाई विजय सिंह से रिप्लेस कर दिया जाए, क्योंकि बहादुर शाह को लगता था कि विजय सिंह उनके ज़्यादा कॉम्प्लेसेंट रहेंगे, उनकी बात मानेंगे। और मारवाड़ में भी जो अजीत सिंह थे उनको फोर्स किया कि तुम मुगल अथॉरिटी को सबमिट कर दो, लेकिन धीरे धीरे उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये जो पॉलिसी होगी ये गलत होगी, तो इसीलिए उनके जो स्टेट्स थे उनको रिस्टोर कर दिए गए, लेकिन एक हाफ हार्टेड वे में, क्योंकि उनकी जो डिमांड थी कि उनको मालवा और गुजरात की सूबेदारी दी जाए, तो उनकी डिमांड पूरी नहीं की, और ये भी कोशिश की थी कि इन दोनों स्टेट्स में अपनी फोर्सेस जो है बहादुर शाह भेज सकें, लेकिन बहादुर शाह इसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ। ठीक है, तो इसके आगे बढ़ते हैं और मराठास की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जो यहाँ पे हमारे लिए, जो यहाँ पे बेसिकली जो रेलेवेंट है। तो इस टाइम पे जो आपको हमें ये पता होना चाहिए कि देखिए, शिवाजी जो राजा थे, ठीक है, छत्रपति शिवाजी 1680 के आसपास, ठीक है, वो हमें पता है, और उनके बेसिकली उनके बाद बेसिकली संभाजी थे उनके बड़े बेटे। ठीक है, संभाजी उनके बड़े बेटे थे और रूलर बन गए शिवाजी की डेथ के बाद, और जो संभाजी थे उनके बेटे थे शाहू। ठीक है, और शिवाजी के एक दूसरे बेटे थे राजा राम। ठीक है, राजा राम के जो सन थे शिवाजी टू। ठीक है, और शिवाजी टू आपके बेसिकली राजा राम के सन थे, और राजा राम टिल नेचुरल डेथ आपके बेसिकली वो रहे, और उनकी स्पाउस थी ताराबाई, और ताराबाई ने वहाँ का अपना एक जो बेसिकली सतारा से संघर्ष कर रही थी वो। ठीक है, तो वो बेसिकली अपने शिवाजी सेकंड जो उनके बेटे थे उनको राजा बनाना चाहती थी, तो ताराबाई और साहू के बीच में, यानी कि ताराबाई की वो चाची थी, सॉरी साहू की वो चाची थी ताराबाई, और उनके बीच में संघर्ष चलता रहा गद्दी को लेकर के। ठीक है, और शिवाजी के बेटे थे, फिर शिवाजी सेकंड के बेटे थे राजा राम टू, और संगोल एग्रीमेंट हुआ उनके टाइम पे 1750 में। तो ये एक बेसिकली एक मोटा मोटी आप विजन अपने दिमाग में रखिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, और ये जो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो राजा राम वर्सेस ताराबाई वर्सेस साहू का जो संघर्ष है वही हमारे लिए बार बार वो रिपीट होगा अलग अलग चैप्टर्स में। ठीक है, तो ये हमने मराठास की बात डिस्कस कर ली। अब बहादुर शाह की पॉलिसी मराठा सरदार के टुवर्ड्स क्या थी? उन्होंने चौथ तो दे दिया, लेकिन सरदेशमुखी नहीं दिया, और कोई शांति नहीं हुई, और मराठास को एक तरह से आपस में लड़वाते रहे वो, और साहू सतारा से लड़ते रहे, ताराबाई कोल्हापुर से लड़ती रही। कोल्हापुर जो एरिया था वो ताराबाई के इन्फ्लुएंस का एरिया था, और सतारा जो एरिया था वो साहू के इन्फ्लुएंस का एरिया था। तो मराठा ने साहू को एज अ लेजिटिमेट किंग जो है वो स्वीकार ही नहीं किया। ठीक है, बेसिकली बहादुर शाह जफर ने नहीं स्वीकार किया साहू को एक लेजिटिमेट किंग। ठीक है, और फिर इसीलिए जो है आपस में इनका जो संघर्ष था उसको वो एंजॉय करते रहे बहादुर शाह जफर ने, कि हाँ भाई आपस में लड़ते रहो तो अच्छा रहेगा, कि जो बेसिकली इनकी ट्रूप्स है वो चेक करती रहेंगी कि यहाँ से हमें कोई खतरा ना है। और बेसिकली चौथ की और सरदेशमुखी की बात कर लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन उस टाइम पे क्या था? ठीक है, स्वराज्य और बेसिकली रेवेन्यू सिस्टम था उस टाइम पे, स्वराज्य में डिवाइडेड था, तो ये 14 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड था। फार्मर्स को जो है 40% टैक्स डायरेक्टली देना पड़ता था। ठीक है, ये मुगलाई के टाइम की बात कर रहे हैं। और चौथ जो है 1/4 टैक्स होता था, मुगल को पेड जो टैक्स होता था उसका 1/4 हिस्सा जो है मराठास को मिलता था। सरदेशमुखी क्या था? सरदेशमुखी शिवाजी के टाइम पे मिलता था 1/3 मतलब 1/10 ऑफ द मुगल्स
होल रेवेन्यू, ठीक है, टू शिवाजी इफ दे रिफ्यूज टेरिटरीज वर प्लंडर, और जब ये सरदेशमुखी नहीं दिया जाता था तो उनकी टेरिटरीज को प्लंडर किया जाता था। तो ये था आपका चौथ और सरदेशमुखी। और बहादुर शाह जफर ने साहू को एज लेजिटिमेट किंग ऑफ सतारा नहीं स्वीकार किया, और साहू और ताराबाई में जो है संघर्ष को सपोर्ट करते रहे, और काइंड ऑफ इनडायरेक्टली ताराबाई को जो है वो एनकरेज करते रहे कि बेसिकली यू कैन कैरी ऑन द स्ट्रगल अगेंस्ट साहू, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब एक और बात कर लेते हैं कि बहादुर शाह ने रिबेलियस सिक्स के साथ पीस बनाने की कोशिश की थी, और गुरु गोबिंद सिंह को उन्होंने हाई मनसबदारी रैंक प्रोवाइड की थी। तो यहाँ पे मनसबदारी का जो डेफिनेशन है वो हमें पता होना चाहिए कि सभी मुगल ऑफिशियल्स को एक डुअल रैंक मिलती थी। डुअल रैंक में उन्हें बेसिकली दो चीजें होती थी, एक जट यानी कि पर्सनल सैलरी और दूसरा सवार, ठीक है। जट यानी कि पर्सनल सैलरी और सवार यानी कि पेमेंट फॉर द मिलिट्री कंटिजेंट, क्योंकि जो मनसबदार होते थे वो ट्रूप्स मेंटेन करके रखते थे, तो उसके लिए मिलिट्री कंटिजेंट के लिए सैलरी प्रोवाइड करने के लिए सवार पेमेंट भी दी जाती थी। फॉर एग्जाम्पल मनसब ऑफ प्रिंस सलीम Jahangir was 5,000 Jat, 5,000 Sawar. It means that Prince Salim personal salary was based on his mansab of 5,000 Jat, and for 5,000 Sawar he had to maintain a military contingent, ठीक है। तो जट और सवार मनसबदारी में दो रैंक आ जाती थी। तो ये हाई रैंक जो है उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह को दी थी, और लेकिन गुरु गोबिंद सिंह की डेथ के बाद जो है बंदा बहादुर की लीडरशिप में सिख्स ने बहादुर शाह के अगेंस्ट जो है रिवॉल्ट कर दिया, ठीक है। और एम्परर डिसाइडेड टू टेक स्ट्रॉन्ग मेजर एंड हिमसेल्फ लेड अ कैंपेन अगेंस्ट रिबेल्स, और बंदा बहादुर द्वारा जो लीड किया गया था, जो रिबेलियन था, उसको क्रश करने की बहादुर शाह ने बहुत कोशिश की। और बेसिकली जो ये रिबेलियन था, इन्होंने सतलज और जमुना के बीच का जो पूरा टेरिटरी था वो कैप्चर कर लिया, और बेसिकली जो बहादुर शाह ने जो ये कैंपेन चलाया इस रिबेलियन को क्रश करने का, उन्होंने लोहगढ़ कैप्चर कर लिया, लेकिन कुछ ज़्यादा दिनों तक कैप्चर नहीं कर पाए, और 1712 में बंदा बहादुर और उनकी फौज ने फोर्ट ऑफ लोहगढ़ को वापस कैप्चर कर लिया, या अपने जो उनको बिलोंग करता था उनको अपने हक में वापस ले लिया, ठीक है। ये तो हो गई आपकी सिक्स के बाद। अब बात करते हैं छत्रसाल और जाट चीफ चौरामन के साथ उनका क्या था, उनकी क्या पॉलिसी रही बहादुर शाह की। बहादुर शाह ने छत्रसाल जो कि बुंदेला चीफ थे उसके साथ जो कि अच्छे से ट्रीटीज वगैरह साइन की, जाट चीफ चौरामन को भी अपने साथ ले लिया, ठीक है। और जाट चीफ चौरामन ने बेसिकली बंदा बहादुर के अगेंस्ट जो रिबेलियन क्रश करने की जो पूरी मुहिम छेड़ी थी बहादुर शाह ने, उसमें बहादुर शाह की सहायता की थी, ठीक है। तो ये था आपका। और ये आप देख रहे हैं महाराजा छत्रसाल के बारे में, फाउंडर ऑफ पन्ना स्टेट। सो ही कॉन्कर्ड लैंड बिटवीन चित्रकूट, पन्ना एंड ग्वालियर ऑन द वेस्ट एंड चित्रकूट एंड पन्ना ऑन द ईस्ट। और इन्होंने औरंगजेब के साथ भी लड़ाई की थी, मुगल्स के साथ लड़ाई की थी, रोहिला खान, कालीक और मुनव्वर खान सदरुद्दीन के साथ लड़ाई की थी। और ये मस्तानी के पिता थे, बाजीराव मस्तानी, अगर आपने देखी थी तो सेकेंड वाइफ ऑफ मराठा पेशवा बाजीराव वन, ठीक है। ये मस्तानी जो है बाजीराव वन की वाइफ थी। और वाइप्ड आउट मुगल्स इन बुंदेलखंड रीजन, कार्विंग आउट एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट विद इट्स कैपिटल एट पन्ना। और जो मुगल के एरिया से ही बुंदेलखंड रीजन अपने हक में ले लिया था। महोबा को भी कॉन्कर किया था, और मराठा पेशवा बाजीराव के साथ जो है मिल करके मुगल्स के साथ बेसिकली लड़ाई की थी। तो रोहिलास के साथ, बंगश पठान के साथ लड़ाई की थी। ये अगर आपने मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा, और अगर नहीं देखी है तो एक बार देख लीजिएगा, फैक्ट्स याद रखने में आपको हेल्प करेगी। और ये महाराजा छत्रसाल द्वारा स्थापित जो बुंदेलखंड का रीजन था, ये उसका मैप है, इसको आप अच्छे से देख सकते हैं और आज के मैप से रिलेट कर सकते हैं। ये जो मध्य प्रदेश का एक मेजॉरिटी एरिया इनके अंडर आता था, श्योपुर, मुरैना, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, विदिशा, रायसेन, नरसिंहपुर, जबलपुर, सतना, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, ललितपुर, झांसी, जालौन, भिंड, दतिया, हमीरपुर, महोबा, बांदा, ये सारी चीज़ें जो हैं उस टाइम का जो बुंदेलखंड राज्य था उसके जो अभी के मैप से कंपेयर करके बताया गया है, ठीक है। तो ये छत्रसाल के साथ इन्होंने और जाट चीफ चौरामन के साथ अच्छे रिलेशन स्थापित किए बहादुर शाह ने। जाट चीफ चौरामन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं।
Maharaja Churaman or Jat Chief Choraman was Jamidar of Sinsini and the head of the Jat estate of Bharatpur in Rajasthan, India. Instead of Rajput being the princely rulers, he got a chance to become a Jat ruler after the demise of Fateh Singh. He was son of Bhajja Singh and younger brother of Rajaram Jat. He was the first anonymously elected leader of Jats in 1695. 1695 में anonymous leader थे आपके चूड़ामल महाराजा चूड़ामण बोलते थे हिंदी में और चौड़ामन पढ़ने में आ रहा है तो चूड़ामण ही पढ़िए आप इसको या चौरामन जो भी आपको ठीक लगे। ये सिंसनी एरिया और जो भरतपुर स्टेट है राजस्थान में वहाँ के ये राजा थे। ठीक है, तो इनके साथ भी बहादुर शाह ने कंसिलेटरी पॉलिसी अपनाई थी। 1712 में बेसिकली बहादुर शाह की डेथ हो गई और जुल्फिकार खान ने जहांगीर शाह को राजा बना दिया। ठीक है, और जुल्फिकार खान बेसिकली डिफैक्टो रूलर था तो उसने क्या क्या पॉलिसीज अपनाई, उन्होंने औरंगजेब की जो बेसिकली एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसीज थी उसको हटा दिया, जिजिया को रिमूव कर दिया, जय सिंह को टाइटल दिया सवाई राजा सिंह का, अजीत सिंह जो मारवाड़ के राजा थे अजीत सिंह एएम तो उनको मारवाड़ के राजा को महाराजा का टाइटल दिया। ठीक है, और प्राइवेट अरेंजमेंट्स बनाए कि दाऊद खान पन्नी के साथ जो इन राजपूत रूलर्स के साथ जो प्राइवेट एग्रीमेंट साइन किए थे 1711 के टाइम पे जब जहांगीर शाह को बेसिकली राजा उस तरह से बनाया नहीं था तो तभी जो वो सीक्रेट में जो दाऊद खान पन्नी के साथ बनाया था एग्रीमेंट साइन किए थे उसको जो है कंफर्म कर दिया। मराठा को चौथ और सरदेश मुखी दोनों चीज़ें दी गई और छत्रसाल और चौरामन के साथ जो है कंसिलेटरी पॉलिसी अपनाई गई और केवल बंदा बहादुर के टुवर्ड जो है इन्होंने सप्रेसिव पॉलिसी अपनाई थी। ठीक है, और जुल्फिकार खान ने ये भी कोशिश की कि जो एम्पायर का फाइनेंस है वो जो है चेक किया जा सके और अच्छे से मेंटेन किया जा सके और मनसबदार्स को बोला कि आप अपनी ट्रूप्स जो है वो अच्छे से मेंटेन करो। और लेकिन इसमें सबसे बड़ी गलती ये की थी जुल्फिकार खान ने कि इजारा यानी कि रेवेन्यू फार्मिंग का सिस्टम लाया था जिसके तहत जो है जमींदारों को खुली छूट मिल गई कि वो पीजेंट से कितना भी आपका टैक्स वसूल कर सकते थे और टोडरमल का जो सिस्टम था उसको हटा दिया था। टोडरमल का सिस्टम आपको पता होना चाहिए, दहशाला और जाप्ती भी बोलते थे उसको, तो टोडरमल के सिस्टम की हम बात कर लेते हैं। राजा टोडरमल वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अकबर एंड ही हैड ब्रॉट अ न्यू सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन नोन एज द जाप्ती सिस्टम एंड दहशाला सिस्टम व्हिच वाज अ सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। अंडर द सिस्टम ही टुक अ केयरफुल सर्वे ऑफ क्रॉप यील्ड्स एंड प्राइसेस कल्टिवेटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years। मतलब 10 साल के लिए फिक्स कर दिया जाता था कि इतना ही देंगे और वो जमीन में जिस हिसाब से पैदावार हो रही है उसके हिसाब से टैक्स लिया जाता था किसानों से। ठीक है, और इसको दहशाला सिस्टम भी बोला जाता था और ये अकबर ने कॉन्स्टिट्यूट किया था। ठीक है, और ये सबसे सिग्निफिकेंट मेथड था असेसमेंट के लिए कि किस जमीन पे कितना टैक्स लगना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका दहशाला सिस्टम और रेवेन्यू फार्मिंग के बारे में भी हमारी जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गए। रेवेन्यू फार्मिंग के बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ड्यूरिंग द 18th century इजारा सिस्टम बिकेम अ कॉमन फॉर्म ऑफ रेवेन्यू असेसमेंट एंड कलेक्शन। इजारा सिस्टम और रेवेन्यू फार्मिंग वाज अ फीचर ऑफ द रेवेन्यू सिस्टम मुगल इंडिया। दो एज अ रूलर मुगल डिसअप्रूव्ड ऑफ दिस प्रैक्टिस, इन एक्चुअल फैक्ट सर्टेन विलेजेस वर समटाइम्स फार्म्ड आउट। Generally, these villages, when peasants did not have resources available for undertaking cultivation or were owing to some calamity cultivation could not be done, were farmed out on ijara. ठीक है, तो रेवेन्यू ऑफिशियल्स और द रिलेटिव्स वर नॉट सपोज टू टेक लैंड ऑन इजारा। इट वाज एक्सपेक्टेड दैट रेवेन्यू फार्मर्स वुड नॉट एक्सट्रैक्ट मोर देन अ स्टिपुलेटेड लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट, बट दिस वाज हार्डली द केस इन एक्चुअल प्रैक्टिसेस। बेसिकली थ्योरी में तो ये था कि आप जो है एक पर्टिकुलर अमाउंट ही लेंगे किसानों से, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता था। वो बस एक प्रैक्टिकल अमाउंट राजा को जरूर देते थे लेकिन किसानों से वो मनचाहा धन आंटते थे जमींदार। तो ये था आपका इजारा या रेवेन्यू फार्मिंग। ठीक है, फारूक सियार के रूल की बात कर लेते हैं। जुल्फिकार खान ने जहांगीर शाह को बनाया लेकिन जहांगीर शाह को 1713 में फारूक सियार ने सैयद ब्रदर्स की हेल्प से हरा दिया था। ठीक है, और वो सैयद ब्रदर्स कौन थे? अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान। अब्दुल्ला खान को वजीर बना दिया और हुसैन अली खान को मीर बख्शी बना दिया था आपके फारूक सियार ने। ठीक है, तो ये था आपका, और जुल्फिकार अली खान को थ्रो कर दिया मतलब बेसिकली। ठीक है, तो ये बात हमने देख ली थी जब हमने डिस्कस किया था। और फिर 1719 में जो है फारूक सियार अपने बेसिस पर रूल करना चाहता था, तो इसलिए 1719 में सैयद ब्रदर्स ने क्या किया, फारूक सियार की हत्या करवा दी और उसके बाद दो ऐसे प्रिंसेस को छोटे प्रिंसेस को बेसिकली राजा की गद्दी पे बिठाया गया लेकिन दे डायड ऑफ कंसेप्शन। और उसके बाद जो है उन्होंने 1719 में ही सैयद ब्रदर्स को बेसिकली जब डिपोज किया था तो उसी साल दो छोटे प्रिंसेस को बनाया था, उनकी डेथ होगी तो 1719 में ही उन्होंने मोहम्मद शाह को जो है एम्परर बनाया था। लेकिन 1720 में जो है
मोहम्मद शाह ने निज़ाम के साथ मिलकर के सैयद ब्रदर्स को ख़त्म करवा दिया। तो ये देख लेते हैं यहाँ पे सैयद ब्रदर्स ने भी बहुत कंसिलेटरी पॉलिसी अपनाई थी। पिलग्रिम टैक्स अबॉलिश कर दिया, जिजिया अबॉलिश कर दिया और चौरामन के साथ अलायंस बनाया, किंग साहू के साथ एग्रीमेंट किया, उनको स्वराज स्टेटस दे दिया, चौथर सरदेशमुखी दिया 6 प्रोविंसेस का दक्कन का, ठीक है। और साहू ने दक्कन को सपोर्ट करने की बात की कि वो 15,000 जो है माउंटेड सोल्जर्स देंगे, ठीक है। और ये जो बेसिकली दक्कन का जो दिया था तो चौथर सरदेशमुखी वो इस शर्त पे दिया गया था कि जो ऑफिशियल जो कलेक्ट करेंगे वो रेवेन्यू वो मुगल्स होंगे, ठीक है। तो ये आपका था। और सैयद ब्रदर्स ने काफ़ी कोशिश की और लेकिन जो बेसिकली फिर उनको नमक हराम के उससे देखा जाता क्योंकि उन्होंने फारूक शियार को मरवा दिया था जिसको उन्होंने खुद ही गद्दी पे बैठाया था। तो इसीलिए 1720 में मोहम्मद शाह ने बेसिकली आपके निज़ाम की वजह से निज़ाम की हेल्प से 1720 में धोखे से हुसैन अली खान की हत्या करवा दी। उसके बाद अब्दुल्ला खान जो बड़े भाई थे वो लड़ रहे थे तो उनको आगरा में डिफीट करके उनको भी मार दिया गया। तो ये थी सैयद ब्रदर्स और मोहम्मद शाह तक की स्टोरी हमने देख ली। अब मोहम्मद शाह जो है उन्होंने 30 साल तक रूल किया, 1719 से 1748 तक। तो इस समय भी कोशिश हो सकती थी और एम्पायर को बचाया जा सकता था। लेकिन जो निजाम उल मुल्क जिसकी मदद से इन्होंने सैयद ब्रदर्स को मरवाया था, तो बेसिकली निजाम उल मुल्क भी तंग आ गए इनकी रोज रोज की लग्जूरियस लाइफ से और उन्होंने 1724 में इनको छोड़ दिया इनके हाल पे। और 1724 में निजाम वेंट टू हैदराबाद टू मेक हिज ओन फेडरेशन और यू कैन से द ओन टेरिटरी और ओन सेटअप और ओन अपना साम्राज्य बनाने के लिए वो हैदराबाद चले गए। और इसको कह सकते हैं हिज डिपार्चर वाज सिंबॉलिक ऑफ फ्लाइट ऑफ लॉयल्टी, मतलब उनके मोहम्मद शाह रंगीला के उसके क्या बोलते हैं उसको जो दरबार से एक तरह से लॉयल्टी ही चली गई थी निजाम उल मुल्क के जाने के बाद। अब नादिर शाह इन्वेजन की बात कर लेते हैं। 1739 में फिर मोहम्मद शाह के टाइम पे ही नादिर शाह ने इन्वेड कर दिया और बेसिकली बहुत कुछ चुरा उरा के ले गए, पीकॉक थ्रोन ले गए और साथ में कोहिनूर हीरा भी ले गए। और नादिर शाह ने बेसिकली नॉर्दर्न इंडिया को पूरी तरह से अस्त व्यस्त करके छोड़ दिया। मोहम्मद शाह के टाइम पे हो रहा है, ये सब चीज़ याद रखनी। अब नादिर शाह के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, नादिर शाह हैड रीजन फ्रॉम शेफर्ड बॉय टू शाह बाय सेविंग पर्शिया फ्रॉम श्योर डिक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेशन इन द बिगिनिंग ऑफ द 18th century पर्शिया हाइदर टू अ पावरफुल एंड फार फ्लंग एम्पायर। अब यहाँ पे आप ये मैप देख रहे हैं, आप यहाँ पे ये मैप देखिए, ये मैप देखिए। तो इस टाइम पे ये जो ईरान है, ये वाला जो पूरा एरिया है, ये जो है ये उस टाइम पे पर्शिया कहलाता था, ठीक है। और ये सब जो था सफाविद डायनास्टी के अंदर था। ये आप देख रहे हैं, ये सफाविद डायनास्टी है, सफाविद एम्पायर है पूरा, ठीक है। अब हम आगे बात कर लेते हैं इसकी। सो he was under basically the Persia was under the rule of declining Safavid dynasty. It was threatened by the internal rebellion and foreign attacks. तो Safavid dynasty में अंदर से भी अटैक्स हो रहे थे और फॉरेन अटैक्स भी हो रहे थे। और अब्दाली ट्राइबल मैन जो है ईस्ट में थे और वो उन्होंने हेरात और गजाली ट्राइब्स, अब्दाली ट्राइबल ने हेरात जो है वो ऑक्यूपाई कर लिया था। अब हेरात देख लेते हैं वो कहाँ पर है। अब आप यहाँ देखिए, ये आपका हेरात यहाँ पर, वेट, ये आपका हेरात है, ये अब्दाली ट्राइबल ने ईस्ट में आपके कैप्चर कर लिया था, ठीक है। अब आगे पढ़ लेते हैं। अब्दाली ट्राइबमेंस रिवोल्टेड एंड ऑक्यूपाइड हेरात एंड गजाली ट्राइबमेंस डिटैच द प्रोविंस ऑफ कांधार। और गजाली ने क्या, ये कांधार ऑक्यूपाई कर लिया था। ये देखिए, ये गजाली है, ये कांधार है। कांधार वही है जो गांधार जगह जो है महाभारत में आपको पढ़ने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके बेसिकली गजाली ट्राइब्समैन ने कांधार को ऑक्यूपाई कर लिया था और अब्दाली ट्राइब्समैन ने हेरात को ऑक्यूपाई कर लिया था। और सिमिलर रिवॉल्ट्स अकर्ड इन द नॉर्थ एंड वेस्ट, और ऐसे ही रिवॉल्ट्स जो हैं नॉर्थ और वेस्ट में भी हो रहे थे। और श्रीवान में रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहा था सुन्नी का, और फैनाटिकल शिया जो है बेसिकली रिबेल में आ गए थे और वो सुन्नीस को मार रहे थे, ठीक है। और 1721 में गजाली चीफ ऑफ कांधार महमूद इन्वेडेड पर्शिया एंड ऑक्यूपाइड इस्फहान द कैपिटल, और इस्फहान भी ऑक्यूपाई कर लिया गजाली ट्राइब्समैन में। अब इस्फहान सफाविद डायनास्टी की कैपिटल थी। अब इस्फहान कहाँ पे, ये देख लीजिए आप, ये आपका इस्फहान, ठीक है। ये आपने देखा इस्फहान है, इसको भी आपके गजाली ट्राइब्समैन ने ऑक्यूपाई कर लिया यहाँ से नीचे साउथ से।
ठीक है। और ये शिराज था, यहाँ पर जो है बेसिकली सुन्नीस का परसिक्यूशन हो रहा था बाय एक्सट्रीमिस्ट शियाज। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि हमारे मतलब की जो चीज़ें थी जो मैप वाइज हम समझ सकते थे। और रशिया अंडर द पीटर द ग्रेट वाज डिटरमाइंड टू पुश साउथवर्ड। रशिया जो है साउथवर्ड की तरफ बढ़ रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये वाला मैप देखिए, और ये श्रवान है जहाँ पे रिलीजियस परसिक्यूशन ऑफ सुन्नीज हो रहे थे, तो ये अजरबैजान का एरिया था। ठीक है, और ठीक है, और ये अगर आप मैप देखेंगे तो यहाँ ऊपर से रशिया जो है साउथ की तरफ बढ़ने लगे थे और सफाविद डायनास्टी को अटैक कर रहे थे। अगर आप सफाविद डायनास्टी देखें तो सफाविद डायनास्टी उस वक्त काफ़ी बड़ी थी। ये जो पूरा मिडिल ईस्ट है, ये आपकी कैस्पियन सी है, इसके नीचे का पूरा एरिया ये सफाविद डायनास्टी। तो रशिया यहाँ से नीचे आ रहा था, यहाँ से बेसिकली, और ये कैप्चर करने के पूरे मोड में थे। रशिया में पीटर द ग्रेट था उस टाइम पे। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। और रशिया अंडर द पीटर द ग्रेट वाज डिटरमाइंड टू पुश साउथवर्ड। पीटर बिगैन हिज इन्वेजन ऑफ पर्शिया इन जुलाई 1722। पीटर ने 1722 में जो है मूव करना शुरू कर दिया और पर्शिया को कैप्चर कर लिया, बहुत सारे छोटे छोटे प्रोविंसेस को कैप्चर कर लिया कैस्पियन के आसपास में, और बाकू भी कैप्चर कर लिया। बाकू यहाँ पे है, आप देखिए, अजरबैजान, ये आप यहाँ देख रहे हैं बाकू। ठीक है, अजरबैजान की कैपिटल है बाकू। तो बाकू कैप्चर कर लिया पीटर द ग्रेट ने 1722 में, और पर्शिया को फोर्स कर दिया कि बहुत सारे प्रोविंसेस उनको देने पड़ जाएं। बाकू ले लिया, और टर्की जो है, टर्की को भी उसके कई सारे यूरोपियन पोजीशन से आपके वंचित कर दिया पीटर द ग्रेट ने। और फिर टर्की और इन्होंने मिलकर के जो है बहुत सारा जो एरिया जो कैप्चर कर लिया था सफावी डायनास्टी का, उसको आपस में बांट लिया। ठीक है, तो 1723 में जो है पर्शिया पे, मतलब पर्शिया को दोनों तरफ से इन्वेजन किया जा रहा था। टर्की एक साइड से कर रहा था और दूसरी साइड से रशिया। सो बेसिकली जॉर्जिया के थ्रू साउथ में आ गया टर्की, और 1724 में रशिया और टर्की ने आपस में ट्रीटी साइन की और बहुत सारे एरिया जो है आपस में बांट लिया। लेकिन जब है बेसिकली इस टाइम पे 1726 में नादिर शाह का इमरजेंस हुआ। नादिर शाह ने 1729 में हेरात ले लिया आपके अब्दालीज से, और गजालीज को भगा दिया। गजालीज से इस्फहान ले लिया, गजालीज से आपके कांधार भी ले लिया। तो ये सारे जो प्रोविंसेस गजालीज ने इस्फहान और कांधार जीता था, तो वो जो है वापस ले लिया नादिर शाह ने। और फिर नादिर शाह को पैसों की जरूरत थी, तो नादिर शाह ने इंडिया पर अटैक कर दिया और बहुत सारा यहाँ से लूट लिया। ठीक है, सब कुछ। तो ये सारी चीजें थी और ये हमने देख लिया। और वो जो नादिर शाह था वो तहमशाब का बहुत ज्यादा सपोर्टर था। तहमशाब क्या था? बेसिकली इट वाज एन इन्फ्लुएंशियल basically he was an influential Shah of Iran who enjoyed the longest reign of the member of Safavid dynasty. He was the son of and successor of Ismail I. तो तहमशब जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर था, तो उसका एक सपोर्टर था, उसके टाइम से सपोर्टर था, बेसिकली उसका सपोर्टर था आपका नादिर शाह। तो ये आपका बेसिकली कंसेप्ट हैं। और पर्शिया एंड यूरोप की बात की गई है। मिडिल एजेस में नेचुरल फिलोसफी एंड मैथमेटिक्स ऑफ द एंशिएंट ग्रीक्स वर फर्दर्ड एंड पर्शियन विद इन द मुस्लिम वर्ल्ड। During the period, Persia became a center of manufacture of scientific instruments and retaining its reputation for quality well into 19th century. और 1722 में जो है 1722 में सफाविद डायनास्टी कोलैप्स हो गई थी, जब रशिया और टर्की दोनों तरफ से अटैक कर रहे थे। ठीक है, तो ये हमें याद होना चाहिए। और रशियंस ने बाकू कैप्चर कर लिया था और टर्क्स ने भी कुछ टेरिटरी बेसिकली गेन कर ली थी, लेकिन बाद में सफाविद बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गए। तो इसीलिए जो नादिर शाह के टाइम का जो वक्त आ गया था 1726 में, और नादिर शाह ने वो वापस टेरिटरीज जीत ली थी। ठीक है, और मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई 1748 में। और इसके बाद जो है 1761 में अब्दाली का अटैक हुआ। 1761 में बेसिकली थर्ड पानीपत लड़ाई हुई, और उसमें क्या हुआ, बेसिकली मराठा वर्सेस अब्दालीज, और उसमें मराठास की हार हुई थी। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। ये जो है अफगानिस्तान, ये दुर्रानी एम्पायर था उस टाइम पे, अब्दाली के अंडर में था। ठीक है, तो अब्दाली ने ये पूरा जीत लिया था आपके 1748 से 1767 के बीच में। ठीक है, तो ये होगा आपका अहमद शाह दुर्रानी एम्पायर। और बैटल ऑफ बक्सर की हम पहले ही बात कर चुके हैं, तो इसके लिए हम इसकी बात नहीं करेंगे। ठीक है, और शाह आलम इसीलिए हमें याद रहना चाहिए। और शाह आलम को बाद में फिर 1772 में वो दिल्ली लौट गया, और बेसिकली इलाहाबाद में उसको पेंशनर बना दिया गया था 1764 की बैटल ऑफ बक्सर के बाद, जहाँ पे
उन ट्रायो ग्रुप की लड़ाई हुई थी। और अगर आपने बैटल ऑफ बक्सर का वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। और मुगल मोनार्की जो है वो इसीलिए इस्टेब्लिश करके रखी गई थी ताकि एक नॉमिनल रूलर हो और लोगों के माइंडसेट में यही रहे कि मुगल्स रूल कर रहे हैं। तो ये था आपका पूरा शाह आलम के बारे में। मुगल एम्पायर की बात कर ली, और अब हम बात कर लेते हैं कि क्या कॉजेज थे जिसकी वजह से बेसिकली जो ये मुगल एम्पायर डिक्लाइन कर गया। देखिए, औरंगजेब की स्ट्रिंजेंट रिलीजियस पॉलिसीज, उनके वीक सक्सेसर्स, और कोई डेफिनेट लॉ नहीं था सक्सेशन का कि जब भी कोई राजा मरता था तो जो उसके सारे बेटे थे वो आपस में लड़ पड़ते थे, तो मैन, मटेरियल और मनी का तीनों का नुकसान होता था। और कई सारे जो बहुत ही ज़्यादा आपके स्ट्रैटेजिस्ट कमांडर्स थे उनकी भी उसमें डेथ हो जाती थी। और बहुत सारे छोटे छोटे पावर्स भी ओरिजिनेट हो रहे थे, जैसे बंगाल और अवध। उनके उनके जो नोबल्स थे उन्होंने खुद को ही नवाब बना लिया था। तो बेसिकली यूरोपियंस भी इसी वक्त आ रहे थे और फॉरेन इन्वेजन्स हुए। नादिर शाह ने इन्वेड किया, अब्दाली ने इन्वेड किया, बंगश पठान ने जो बेसिक ये इधर जो इन्वेड किया, रोहिलाज थे। तो बहुत सारे फॉरेन इन्वेजन्स भी इनके टाइम पे हुए। और वीक सक्सेसर्स थे, द सक्सेसर्स ऑफ औरंगजेब वर बोथ वीक एंड इनकॉम्पिटेंट। द लेटर मुगल्स स्पेंड मोर टाइम इन देयर हरम्स and in pleasure and soon lost control of their estates. Okay, so poor economy. The economic stability of the empire was ruined because of the constant wars. Some of the wars did not add even an inch to the Mughal empire. Besides this, the Mughal rulers spent lavishly on buildings and monuments. Finally, the foreign invasions completely shattered the economy. और यूरोपियन की अगर बात करें तो यूरोपियन स्पेशली ब्रिटिश जो है उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था मुगल एम्पायर को ख़त्म करने में पूरी तरह से। उन्होंने पहले तो फ्री हैंड आपके रॉयल फरमान ले लिया था फारूक शियार से 1717 में, और इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए। और धीरे धीरे ग्रेजुअली वो ट्रेडिंग पावर से पॉलिटिकल पावर बन गया और इंडियन पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने लगे। और आने वाले 200 सालों तक उन्होंने इंडिया में राज किया, ठीक है। और कोई भी डेफिनेट लॉ ऑफ सक्सेशन नहीं था, इसकी हम पहले बात कर चुके हैं। नई पावर सिख, जाट, मराठास और ये सारे जो हैं सीनरी में आ गए थे, इसीलिए वो मुगल डोमिनेशन से ब्रेक ऑफ होते गए और उन्होंने अपना खुद का स्टेट बना लिया था। फॉरेन इन्वेजन की हमने बात कर ली, शाह अब्दाली, नादिर शाह, इन्होंने जो है इंडिया पे वॉर किया। तो बस इतना ही है। और कुछ बातें हैं और द पीरियड ऑफ द ग्रेट मुगल्स विच बिगैन इन 1526 which with Babur's accession to the throne ended with the death of Aurangzeb in 1707. When Aurangzeb died, the empire of the Mughal was the largest in India. So it was all about the first chapter. Hopefully this did help you to understand few things that were not clear from the book or the reading. So keep watching, keep supporting. Thank you so much for watching.